Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture number 31 of differential geometry. लास्ट टाइम हमने सरफेस की टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था. उसमें जो हमारा मेन एम्फेसिस था वो होमोटॉपी पे था. उसके बाद हमने सिंपली कनेक्टेड सरफेसेस को डिफाइन किया था यूजिंग होमोटॉपी, और हमने ये देखा था कि दे आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ सरफेसेस, और इनको यूज़ करके हम जो मुख्तलिफ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिलेट कर सकते हैं. उसके बाद हमने पोइनकारे लेमा देखा था, और उसके बाद हमने कंडीशंस ऑफ ओरिएंटेबिलिटी निकाली थी, और इन सब में जो मेन आइडिया था हमारा, जो मेन कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे थे वो होमोटॉपी का था. आज के लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट सर्फेसेस के बारे में देखेंगे. उसके बाद हम ये देखेंगे दीज एब्स्ट्रैक्ट सर्फेसेस आर पार्ट ऑफ ए बिगर क्लास. उनको हम कहते हैं मैनीफोल्ड्स, और इनफैक्ट जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट सर्फेसेस हैं ये 2 डायमेंशनल मैनीफोल्ड्स बन जाएंगे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सरफेस. अभी तक जो हमने डेफिनेशन की है सर्फेसेस की, उसमें हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि ए सरफेस इन R3 इज ए सबसेट M ऑफ R3. सो बेसिकली जब भी हम सरफेस डिफाइन करते हैं या अभी तक जो हमने की हैं, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि इट हैज़ टू बी सम सबसेट ऑफ R3. सो इन अदर वर्ड्स हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास कोई सबसेट है इस स्पेस का. उसके बाद हम इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर सकते हैं. सो ये जो रिक्वायरमेंट है टू बी कंटेन्ड इन सम R3, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन ए सेंस कि हम एक एम्बिएंट स्पेस रिक्वायर कर रहे हैं. हम एक ऐसी स्पेस रिक्वायर कर रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ से हमने सरफेस को डिस्कस करना है. उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने सरफेस की ज्योमेट्री को डिस्कस करना है. सो दिस रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन कुछ केसेस में ये रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी हर्डल्स क्रिएट करती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप ज्योमेट्री ऑफ प्लैनेट अर्थ को डिस्कस करना चाह रहे हो. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप इस टेक्निक को देखें जिसमें आप ये रिक्वायर करते हैं कि यू हैव टू बी इनसाइड सम यूक्लिडियन स्पेस, इन दिस केस R3, तो इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें प्लैनेट अर्थ की ज्योमेट्री को डिस्कस करने के लिए इसको प्लेस करना पड़ेगा इनसाइड सम यूक्लिडियन स्पेस. इन अदर वर्ड्स, अगर मुझे प्लैनेट अर्थ की ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए मुझे चांद पे जाना पड़ेगा या बहुत दूर जाना पड़ेगा, जहां से मुझे ये पता चल जाए फॉर एग्जांपल कि अर्थ इज लाइक ए स्फीयर. लेकिन इस केस में ये बहुत मुश्किलात कर सकता है. सो हम ऐसी डेफिनेशन करना चाह रहे हैं सरफेस की जिसमें हम सरफेस की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें. इन अदर वर्ड्स, हम सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट अर्थ के ऊपर रहते हुए ये प्रूव कर सकें दैट प्लैनेट अर्थ इज लाइक ए स्फीयर. और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं प्लैनेट अर्थ की, वो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं प्लैनेट अर्थ के ऊपर रहते हुए. सो उसके लिए हम आइडिया यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट सर्फेसेस का, जिसमें हमें एम्बिएंट स्पेस की कोई रिक्वायरमेंट ना हो. उसमें हम सरफेस को किसी यूक्लिडियन स्पेस R3, R4 या किसी और यूक्लिडियन स्पेस में प्लेस नहीं करेंगे, और इंडिपेंडेंट ऑफ दैट उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. सो हमने जो सरफेस डिफाइन की थी, a surface in R3 is a subset M of R3 such that for each point P of M there exists a proper patch in M whose image contains
in neighborhood of P in M. So more or less इसी आइडिया को हम यूज करेंगे, लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट थी that a surface in R3 is a subset M of R3, इसको हम ड्रॉप कर देंगे. So we want to generalize the idea of a surface so that a surface does not have to be a part of R3 or any other Euclidean space. उसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें रिक्वायर्ड है वो है what is an abstract patch. सर्फेसिस को जब हमने डिफाइन किया था तो हमें डेफिनेशन ऑफ पैच की जरूरत पड़ी थी. इस केस में हम एब्स्ट्रैक्ट पैच डिफाइन करेंगे. सो एब्स्ट्रैक्ट पैच क्या है? लेट एम बी एनी सेट. इसमें आप देखें कि हम ये रिक्वायर नहीं कर रहे दैट एम इज ए सबसेट ऑफ R3 और other requirement like that. So M is just any set. An abstract patch in M is a function from D to M such that it satisfies the following properties. सबसे पहली बात तो ये है, it has to be injective. It has to be one-to-one. Secondly, D is an ओपन सेट इन R2. सो इसमें आप नोट करेंगे कि आपकी जो डेफिनेशन थी फॉर सर्फेसेस इन R3 उसमें जो पैच था वो भी फंक्शन था फ्रॉम सम ओपन सबसेट ऑफ R2 टू सरफेस M. लेकिन इस केस में आपकी जो सरफेस थी वो कंटेंट थी R3 में, लेकिन इस केस में हम ये रिक्वायरमेंट को ड्रॉप कर रहे हैं और हम independent of that define कर रहे हैं that an abstract patch is just a function from some open set D of R2 to M. To find a good definition of surface M, we need to define what differentiability means for functions involving M. So basically हमें ये भी define करना है that if M is some abstract surface, what does a function from M to R means. So M to real line. And similarly, we want to define and we want to discuss the differentiability of the functions from some other set to the surface M. So we want to discuss these kind of functions which are from the surface to the real line, and the kind of functions which are from other sets to the surface M, and we want to see when these functions are differentiable. उसके लिए हम कुछ requirements impose करते हैं on the surface so that it becomes an abstract surface. So an abstract surface is a pair MP such that P is a set of abstract patches in M and such that the following three axioms are satisfied. So basically किसी भी surface को अगर आपने abstract surface prove करना है, so उसके लिए हमें एक set P चाहिए which is the set of abstract patches. और abstract patch क्या होता है ये हमने अभी define किया है. It is just an injective map from an open set of R2 to the surface, and such that the following three axioms are satisfied. सबसे पहला axiom है the covering axiom. The union of the images of the patches in M is equal to M. So basically हम P के अंदर patches ले रहे हैं, let's say x1, x2, x3 up to so on xn, और इसमें से हर एक पैच है it's a function from some open subset of R2 to the surface M. So here DI is an open subset of R2, so it is open in R2, and these are also injective by definition of abstract patch, and P is the collection of all of these abstract patches. Now the requirement of the covering axiom is if I take the union of the images
of the patches. So for example, xi di. So this is contained inside the surface M. So let's say this is x1 d1. So basically coming from some open subset d1 of R2 to the surface M. Similarly, I will have another patch from some open subset d2 of R2 and the map is x2. So this is x2, this is x1 of d, and this is basically x2 of d2. And similarly we have other x3 of d3, x4 of d4, up to so on. Now the requirement is the union of the images of the patches in P is equal to M. So इसमें अगर इन तमाम का हम यूनियन लें तो तमाम की तमाम जो सरफेस है वो कवर हो जाएगी. सो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे पैचेस हैं, जब आप इनका यूनियन लें so things like this, आप जब इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास तमाम की तमाम सरफेस कवर हो जाएगी. सिमिलरली द अदर साइड ऑफ द सरफेस. सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि हम तमाम की तमाम जो सरफेस है उसको कवर कर सकते हैं with the images of the patches in this collection P of the patches. So this is the first requirement on this set P. Now the second requirement is the smooth overlap axiom. Now if x and y are elements of P, so let's say this is an element x and this is an element y, and P has some other elements as well, so x, y, z, up to so on, and other patches. Now y inverse of x and x inverse of y are differentiable functions from open sets in R2 to R2. Now let's discuss this map y inverse of x. So जब आप x अप्लाई करेंगे on the domain D of x तो आपके पास some portion आएगा surface का, so this red line portion. जब आप उस पे y inverse अप्लाई करेंगे, definitely इस तमाम portion के ऊपर y inverse आप नहीं अप्लाई कर सकते, आप सिर्फ उस portion पे अप्लाई कर सकते हैं जिसका intersection y of E के साथ है, where E is the domain of the patch y. So this black line portion is basically common with x of t. So आप इन पे y inverse अप्लाई करेंगे, जब आप इन पे y inverse अप्लाई करेंगे then you will get some elements of E, and since D is a subset of R2 and similarly E is a subset of R2, so x y inverse और इस ऑर्डर में y inverse x आपके पास एक मैप है from some portion of D, क्योंकि आप तमाम के तमाम D नहीं ले सकते, आप सिर्फ वो D के एलिमेंट्स लेंगे जिनका इमेज जो है वो y के इमेज में आ रहा है. सो बेसिकली these points. सो अगर आप इस पोर्शन में जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जब आप x अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, और इनके ऊपर जब आप y इनवर्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाले एलिमेंट्स आएंगे. सो बेसिकली y इनवर्स x is a function from this shaded portion of R2 to this shaded portion of R2, and similarly x inverse y is a function from the other side. So इसमें just जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है और बाकी तमाम प्रोसीजर सेम है. Now the overlap axiom requires that this y inverse x and x inverse y
both are differentiable functions. और इनकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कैलकुलस में चेक करते आए हैं, क्योंकि y इनवर्स x और x इनवर्स y दोनों के दोनों फंक्शंस हैं फ्रॉम सम सबसेट ऑफ R2 टू सम सबसेट ऑफ R2. सो बेसिकली अगर इस R2 में कोऑर्डिनेट्स आपके पास x और y हैं और इस R2 में आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो u and v हैं, then you can easily write down y inverse x and x inverse y in terms of x, y, u and v. So the smooth overlap axiom requires that these two maps are differentiable function from open subsets in R2 to the open subsets of R2. So this is the second requirement on the elements of P. Now the third requirement on the elements of P is that it satisfies the Hausdorff axiom. Now what is Hausdorff axiom? अगर मेरे पास कोई से दो पॉइंट्स हैं P and Q surface M के, then there are disjoint patches x and y of P such that P is in the image of x and Q is in the image of y. So basically this axiom requires that अगर मैं कोई से दो एलिमेंट ले लूँ, let's say this is P and this is Q, then there are disjoint patches. So disjoint patches means, so there is a patch containing P such that the image does not intersect with the image of y, and x contains the element P and y contains the element y, and Q is contained in the image of y. And if it is true for each and every pair of elements on the surface, then we say that this set P satisfies the Hausdorff axiom. So हमने सबसे पहले एक सेट लिया M, उसके ऊपर हमने define किया what is an abstract patch. Abstract patch is just a one-to-one function from an open subset of R2 to this set M. उसके बाद हमने एक collection of abstract patches लिया P, और इस collection पे हमने तीन conditions impose की. सबसे पहले तो हमने ये कहा कि इसके जितने भी elements हैं P के, उनके जो images हैं जो कि definitely surface M पे होंगे, उन images का मैं यूनियन लूँ तो मेरे पास पूरी की पूरी surface M आ जाए. सेकेंड एक्सियम हमारे पास है द स्मूथ ओवरलैप एक्सियम. इसका ये मतलब है कि अगर कोई से दो पैचेस हैं जो कि इस वे में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then y inverse x and x inverse y are differentiable function from open subsets of R2 to open subsets of R2. And the third axiom was, अगर मैं कोई से दो पॉइंट्स लूँ P and Q, then there exist two patches x and y in P. So basically it's a property of P कि इसके अंदर ऐसे दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए such that P is in the image of x and Q is in the image of y. So अगर ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दे ये सेट P, then this set M together with this collection P of abstract patches is called an abstract surface. So ये जो थर्ड रिक्वायरमेंट है ये हम इसलिए रिक्वायर कर रहे हैं क्योंकि हमने डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन करनी है फॉर द फंक्शंस फ्रॉम सरफेस M टू रियल लाइन और फंक्शंस फ्रॉम सम अदर सेट्स टू दिस सरफेस M. Now abstract surface has many complicated and complex and beautiful examples. So here we can see two of the examples, and in some difficult way we can prove that these are in fact abstract surfaces. So for example इस surface में आप जो different colors हैं उनको assume कर सकते हैं that they are images of abstract patches. Similarly तो आप अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ surfaces देख सकते हैं
और आप फॉर एग्जांपल इस केस में आप एक रैबिट देख रहे हैं और इस तरीके से आप अपना हाथ भी अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें भी आप मुख्तलिफ पैचेस बना सकते हैं और ये जो कलेक्शन ऑफ पैचेस होगा वो एब्स्ट्रैक्ट सरफेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा. सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सरफेसेस. ओपन सेट्स ऑफ ए सरफेस. लेट M P be an abstract surface. So इसमें ये चीज़ अब ऑब्जर्व करें कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ये सेट M ले लूँ तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमने जब एब्स्ट्रैक्ट सरफेस को डिफाइन किया था तो इस सेट P के ऊपर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि अगर ये जो कलेक्शन ऑफ पैचेस P है ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे देन M इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस. सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट सरफेस होने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. सबसे पहले ये सेट M और उसके बाद कलेक्शन ऑफ पैचेस ऑन M. सो बेसिकली इन दोनों के साथ ही हम एब्स्ट्रैक्ट सरफेस डिफाइन करेंगे. नाउ व्हाट इज एन ओपन सेट ऑफ M? बेसिकली इट इज एनी यूनियन ऑफ sets X of U such that X belongs to P and U is an open subset of the domain of X. So basically अगर कोई सी भी हमारे पास surface है, that what is an open set inside this surface? So an open set is defined as the union of the sets X of U where X belongs to P. So X belongs to P means X is a function from some open set D to the surface M. So basically this is X of D, and the open set is the union of sets X of U. So basically अगर आप D के अंदर कोई सा ओपन सेट U ले लें तो इसका जो इमेज होगा अंडर X, so this is X of U. Now this is open because this is image of an open subset of D, which is basically the domain of the patch X. So इसमें आप एक और ओपन सेट ले लें, let's say V. इसका भी आपके पास जो इमेज है वो X of V आएगा और इन दोनों का जो यूनियन है X of U union X of V, this is also open. So X of U is open, X of V is open, and their union is also open. So basically in general आप कोई सी भी collection of open sets ले लें D के अंदर और उनका जो image आएगा उन तमाम images का आप union ले लें, then this is also an open subset of M. आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एब्स्ट्रैक्ट सर्फेसेस की. द प्रोजेक्टिव प्लेन. लेट सिग्मा बी ए यूनिट स्फीयर इन R3 एंड P बी द सेट ऑफ पेयर्स ऑफ एंटीपोडल पॉइंट्स ऑफ दिस सिग्मा. सो बेसिकली आप कोई सा भी पॉइंट लें स्फीयर के ऊपर तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो पॉइंट है जो कि उस लाइन के ऊपर है जो कि इस पॉइंट P और ओरिजिन से पास करती हुई स्फीयर को दूसरे एंड पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको आप कहते हैं दिस इज एंटीपोडल पॉइंट ऑफ P. सिमिलरली P is antipodal point of minus P. So both are antipodal to each other. Now if I take the collection of these antipodal points, then this S is basically an abstract surface. अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे कि how it is an abstract surface. सबसे पहली तो बात यह है कि स्फीयर की जो ज्योमेट्री है उसको अंडरस्टैंड करना रिलेटिवली सिंपल है, लेकिन ये जो हमने अभी प्रोजेक्टिव प्लेन डिफाइन किया है दिस इज रादर कॉम्प्लिकेटेड. सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं
this is how the projective plane looks like. So this is not just a plane which is flat. So this is the usual Euclidean plane, but this projective plane is not like this, and it is more complicated, and it has more complicated geometry. So let's see inside इन दोनों के अंदर किस किस्म की इंटरसेक्शंस हो रही हैं. सो बेसिकली अगर मैं इसको एक साइड से काट दूं तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर किस किस्म की इंटरसेक्शंस हो रही हैं. और टोपोलॉजिकली स्पीकिंग इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रोजेक्टिव प्लेन इज समथिंग लाइक दिस विच इज ए काइंड ऑफ सेल्फ इंटरसेक्टिंग डिस्क, और सिमिलरली दिस इज सेल्फ इंटरसेक्टिंग डिस्क. सो ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स हैं प्रोजेक्टिव प्लेन की. सो वो जो कलेक्शन हमने लिया है एंटीपोडल पॉइंट्स का, दे फॉर्म ए प्रोजेक्टिव प्लेन, और अगर हम इसको स्केच करें तो ये कुछ इस किस्म की चीज़ें बनेगी. अब हमने ये प्रूव करना है कि हाउ दिस प्रोजेक्टिव प्लेन इज एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस. उसके लिए हम पहले डिफाइन करते हैं एंटीपोडल मैप ए. सो इट इज डिफाइंड एज इट इज ए मैप फ्रॉम स्फीयर टू द स्फीयर सच दैट इट टेक्स पॉइंट P टू इट्स एंटीपोडल पेयर. सो फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट P पे अप्लाई करेंगे A को, देन यू विल गेट -P, और सिमिलरली अगर आप -P पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास P आ जाएगा, क्योंकि -P का जो एंटीपोडल पॉइंट है वो P है. एंड सिमिलरली अदर पॉइंट्स. नाउ वी डिफाइन द प्रोजेक्टिव मैप F by F from sigma to the projective space defined as P goes to P minus P. अब क्योंकि आपके पास जो प्रोजेक्टिव प्लेन S है इसके पॉइंट्स किस किस्म के हैं, सो इसमें आपने ऐसे पॉइंट्स रखे हुए हैं विच आर P माइनस P. सो बेसिकली ये जो है ये एक पॉइंट है प्रोजेक्टिव प्लेन का. सो इसमें आप P और माइनस P दोनों पुट कर रहे हैं एक ही सेट में. सिमिलरली जितने भी पॉइंट्स हैं स्फीयर के, उसमें पॉइंट और उसका एंटीपोडल पॉइंट, इन दोनों को आप एक ही सेट में पुट कर रहे हैं, और ये जो एक सेट है ये इस प्रोजेक्टिव प्लेन का एक पॉइंट है. सो दिस इज ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टिव प्लेन. Now for every P belongs to sigma, we have f of A of P is equal to f of minus P, because A of P is equal to minus P. Now f of minus P is equal to minus PP, क्योंकि इसी तरीके से हमने इस प्रोजेक्टिव मैप F को डिफाइन किया है. अगर किसी भी पॉइंट P पे अप्लाई करें तो पॉइंट P एंड इट्स एंटीपोडल पॉइंट. सो अगर आप माइनस P पे अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द पॉइंट माइनस P एंड इट्स एंटीपोडल पॉइंट विच इज P, एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ P. सो बेसिकली आपके पास जो प्रोजेक्टिव मैप F है ये आप f ऑफ A ऑफ P पे अप्लाई करें या फिर आप f ऑफ P कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर सेम आएगा. नाउ लेट x from D to sigma be a patch in sigma. We call x a small patch if x of D is contained in a hemisphere of sigma. So hemisphere means आप कोई सा भी स्फीयर लें और एक ऐसा प्लेन लें जो कि सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास करे. सो फॉर एग्जांपल इस केस में हमने ये प्लेन लिया है जो कि सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास करता है और ये एक सर्कल दे रहा है.
सो इसमें आपने दो हेमिस्फीयर्स डिफाइन किए हैं. सो दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and this is the southern hemisphere. Similarly, we can take any plane passing through the origin and it will define two hemispheres. So in this case, this green is a hemisphere and this portion defined by this green plane is a hemisphere. So basically कोई सा भी आप प्लेन लें जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो तो वो आपके पास हमेशा एक हेमिस्फीयर डिफाइन करेगा. सो अगर आपके पास कोई सा पैच है x from d to sigma where d is some subset of R2, then we call this patch small patch if x of d is contained in a hemisphere of sigma. So x of d जो है ये या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में है या फिर कोई और प्लेन है जिसके रिस्पेक्ट से ये स्मॉल पैच है या उसके रिस्पेक्ट से ये किसी एक हेमिस्फीयर में है. सो फॉर एग्जांपल इस ग्रीन प्लेन के हिसाब से ये स्मॉल पैच होगा अगर ये सिर्फ और सिर्फ इस साइड पे है या फिर इस साइड पे है, और ऐसा नहीं है कि ये दोनों साइड पे है. सो दिस इज नॉट अलाउड. So then this is not a small patch. So not a small patch. So it has to be contained in a hemisphere of sigma. So P minus P is not subset of x of t. So आप ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट P आपके पास x of t में है तो इसका जो एंटीपोडल इमेज है minus p, so let's say this is p and this is minus p, then they are not contained in x of t. If x is small, then f of x from d to the projective plane is injective. Now what is the map x? It is a map from some open subset of R2 to the sphere and such that x is small. In other words, ऐसा नहीं है कि x of t में आपके पास p और minus p दोनों आ रहे हैं. So basically ऐसा नहीं है कि p और minus p x of t में आ रहे हैं. So it is something like this कि किसी न किसी हेमिस्फीयर में है so that अगर इसमें p है तो माइनस p नहीं होगा. और f को हमने डिफाइन किया था, it's a map from the sphere to S such that f of p is equal to minus p. So that's how we define this projective map. और अगर आपके पास x स्मॉल है तो इसका मतलब है या इसमें p होगा या माइनस p होगा, दोनों नहीं होंगे. सो इसका मतलब है अगर इसमें कोई सा पॉइंट p है तो इसके इमेज में p माइनस p आ जाएगा, और अगर p आ गया है तो f ऑफ माइनस p इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर आप f ऑफ माइनस p कैलकुलेट करें वंस अगेन ये माइनस p आ जाएगा एंड देन यू विल हैव the same image of two different points and then it will no more be injective. लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप ये रिक्वायर कर रहे हैं कि या तो x of d में p आएगा या माइनस p आएगा, और उस केस में जब आप उस पर f अप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा यूनिक इमेजेस आएंगे.
So if x is small, then f of x from some open set D of R2 to S is injective, and therefore f of x is an abstract patch in S. और abstract patch क्या था हमारे पास? It's a map from some open subset of R2 to the surface M such that it is injective and D is an open subset of R2. So इस केस में D is already open subset of R2 और this is injective क्योंकि हमने x के ऊपर कुछ ऐसी कंडीशंस इम्पोज की हैं जिससे आपके पास f of x इंजेक्टिव बन जाता है. So we have an abstract patch in S. Now consider SP, where S is the projective plane and P is the collection of abstract patches, and it is clear that SP satisfies the covering axiom 1. So आप collection P जो है आप इसमें तमाम के तमाम abstract patches डाल सकते हैं such that it covers the whole sphere. इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है that all of these patches have to be small patches. In other words, अगर ये northern hemisphere में इसका कुछ part है तो southern में नहीं होगा. Similarly, आपके पास southern hemisphere में पैचेस हैं और ये तमाम के तमाम जो स्फीयर है उसको कवर कर रहे हैं. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फर्स्ट एक्सियम इज सेटिस्फाइड, और इन अदर वर्ड्स आपके पास ऐसे पैचेस आ गए हैं, ऐसे फंक्शंस आ गए हैं जो कि ओपन सबसेट ऑफ R2 to sphere and then from sphere to the projective plane. So basically projective plane को मैं as a set sketch कर रहा हूँ. So this is the map F, and so because these patches are small, so इसमें या P होगा या माइनस P होगा और दोनों एक पैच में नहीं होंगे. So f of x is basically abstract patch, और इस तरह की तमाम जो कलेक्शन आप लेंगे abstract patches की वो तमाम की तमाम जो projective plane है उसको कवर करेगा. So this projective plane is covered क्योंकि इनका जब आप इमेज लेंगे तो आपके पास projective plane तमाम का तमाम कवर हो जाएगा. So we have a collection of abstract patches which can cover the projective plane. So the first axiom, the covering axiom, is satisfied by this collection of abstract patches on the projective plane S. Now it also satisfies the Hausdorff axiom. So the Hausdorff axiom says that कि अगर मेरे पास कोई से दो points हैं on the projective plane, so अगर मैं कोई से दो point लूँ projective plane पे, so इसमें जो भी मैं एक point लूँगा basically it corresponds to point P and its antipodal point. So let's say this is point P, then it corresponds to this P and its antipodal point, and similarly if I take this point Q, then it corresponds to Q and minus Q, its antipodal point. So basically I can choose two abstract patches such that one of them covers this Q and the other one covers this point P, and both of them are small patches, so that f of x is an abstract patch. So इसका जब आप इमेज लेंगे then it will cover Q, और इसका जब हम इमेज लेंगे इस पैच का then it will cover P, and the intersection of both of them is non-empty. So the Hausdorff axiom is satisfied. For any points P and Q, there exist patches x and y such that x contains P and y contains Q, and both of them are disjoint, they don't intersect. So this is easy to show because the domain D
of every patch has the Hausdorff property. For any two given distinct points, there are distinct open sets around them. Now what about the smooth overlap axiom? Now this is a little bit difficult to prove. Let's see how we can do it. Now we have the projective plane S and the collection P of abstract patches. Now it satisfies the smooth overlap axiom because if I take two abstract patches from P और P में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी फॉर्म के हैं क्योंकि आपने उनको डिफाइन किया है यूजिंग स्मॉल पैचेस ऑफ द स्फीयर. आपने स्मॉल पैचेस स्फीयर के लिए उसके बाद आपने प्रोजेक्टिव मैप F अप्लाई किया और आपके पास जो नई मैप आ गई f of x, ये एब्स्ट्रैक्ट पैच है प्रोजेक्टिव प्लेन का. सिमिलरली इफ y इज एनी अदर स्मॉल पैच ऑफ द स्फीयर, आपने उस पर f अप्लाई किया और f आपके पास प्रोजेक्टिव मैप है, उस पे f अप्लाई करने के बाद आपके पास जो मैप आई फ्रॉम सम ओपन सबसेट ऑफ R2 टू द प्रोजेक्टिव प्लेन, ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट पैच है. And there exists a point P minus P which is in the image of both f of x and f of y. Now either the images of x and y in sigma both contain P or minus P, or one contains P and the other contains minus P. So basically this is simple to understand कि अगर आपके पास x और y दो पैचेस हैं, स्मॉल पैचेस हैं इनफैक्ट सिग्मा के, देन बोथ कंटेन्स p. सो बेसिकली आपके पास ये सिचुएशन हो सकती है, दिस इज x एंड दिस इज y. सो आइदर बोथ कंटेन्स p और बोथ कंटेन्स माइनस p. सो दिस इज और this is x and this is y, so both contains minus p, or one contains p and the other contains minus p, और आपके पास सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें one contains p and the other contains minus p. Let's say this is y. So आपके पास बेसिकली तीन ऑप्शंस हैं, या दोनों p को कंटेन करेंगे, या दोनों माइनस p को कंटेन करेंगे, या एक p को कंटेन करेगा और दूसरा माइनस p को कंटेन करेगा. Now if x and y overlap in sigma, then we can easily see that fy inverse fx is equal to y inverse x, and this is easy because f is injective. So since f is injective, we can write down fy inverse f of x is equal to y inverse x. Now we have seen this corollary when we were defining surfaces in R3. उसमें हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास x और y कोई से भी दो पैचेस हैं M में, then if the images of x and y overlap, that is x of t intersection y of e is non-empty, then each of x inverse y and y inverse x is a differentiable mapping defined on an open set in R2. So basically ये चीज़ हमने उस वक्त देखी थी when we were defining surfaces in R3. So इस केस में भी हम ये देख सकते हैं that this map y inverse x is the same map and so this is differentiable, क्योंकि y inverse x जो है ये मैप है सरफेस के ऊपर. बेसिकली आप स्फीयर से डिफाइन कर रहे हैं प्रोजेक्टिव प्लेन को, और इसमें जो स्फीयर है इट इज ए सरफेस इन R3, लेकिन जो प्रोजेक्टिव प्लेन है इसको हमने कोई कंडीशन इम्पोज नहीं की, सो इट इज नॉट एम्बेडेड इन यूक्लिडियन स्पेस. लेकिन ये जो स्फीयर है इट इज ए सरफेस इन R3,
so we can use the results that we proved about the surfaces in R3. so इस केस में क्योंकि fy inverse fx y inverse x के बराबर है, so we can use the fact that y inverse x is differentiable for the surface in R3, and since sphere is a surface in R3, so this is differentiable. Now if x and y do not overlap, then x and a of y overlap instead. So for example, अगर आपके पास ऐसा केस नहीं है जिसमें x और y किसी एक पॉइंट p को कंटेन कर रहे हैं या फिर पॉइंट माइनस p को कंटेन कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है और ये ओवरलैप नहीं कर रहे, देन ऑफ कोर्स x और a y ये ओवरलैप ज़रूर करेंगे. So let's say this is x and this is y and such that they don't overlap. लेकिन जो इसका एंटीपोडल इमेज है y का, ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा. So this is basically a of y. इसके exactly opposite जो points हैं, इसके exactly आपने एंटीपोडल images लेने हैं which are passing through the origin. So basically ये जो points होंगे, ये जो collection of points है जो कि एंटीपोडल इमेज है y का, ये आपके पास x के साथ intersect करेगा. And so we can write down f of y inverse f of x is equal to f of a of y whole inverse f of x, and this is equal to y inverse x. So once again, this map involves a sphere which is a surface in R3, and this is differentiable by a corollary that we did when we were doing surfaces in R3. And so this map is differentiable. So basically in general आपने ये prove कर दिया है दो cases discuss करने के बाद that fy inverse fx is differentiable. So it satisfies the smooth overlap axiom, and so projective plane is an abstract surface. So इसमें हमने तीन axioms थे वो हमने prove कर दिए हैं, the overlapping axiom, the covering axiom and the Hausdorff axiom. ये तीनों के तीनों projective plane satisfy करता है. और इसमें आप गौर करेंगे कि हमने ये projective plane पे require नहीं किया कि it has to be contained in R3. उसमें हमने ऐसी कोई requirement नहीं की, लेकिन हमने एक ऐसी surface बीच में ज़रूर यूज़ की है which is sphere, जो कि R3 में contained थी. उस surface को यूज़ करते हुए हमने ऐसी surface construct की which is projective plane, जो कि किसी भी यूक्लिडियन स्पेस में कंटेंट नहीं थी, और उसको हमने प्रूव कर दिया है that this is in fact an abstract surface. Now a surface in R3 is an example of an abstract surface if we explain S as the set of patches that is used to construct M. Now by definition, MP1 and MP2 are different surfaces if P1 is not equal to P2. अभी जो हमने definition की थी उसमें हमने एक subset M लिया था और एक set of patches लिए थे to M, और हमने ये देखा था कि जो different conditions हैं under which this M is going to be an abstract surface वो hugely depend कर रही हैं on the existence of some patches in P. So basically जब आप किसी भी set M को surface prove करने लगेंगे then it will depend on this collection P1 of patches. इसका मतलब है अगर मैं इस P1 को change कर दूं with some other collection P2 of patches और दोनों equal नहीं हैं, then this pair MP1 and this pair MP2 they are both different surfaces if P1 is not equal to P2. So इस चीज़ को हम easy कर सकते हैं और हम हमेशा assume करते हैं that the set P of patches in an abstract surface is as large as possible. So this is
the largest set satisfying these axioms. So ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई सा और सेट ले लूं, so let MP be an abstract surface, और मैं कोई और सा सेट ले लूं MQ such that Q is basically superset of P, तो ऐसा नहीं है कि ये भी सरफेस है, because P is the largest possible collection of patches under which MP is an surface. So इसका जो भी superset होगा वो abstract surface नहीं बनेगी. So this is not an abstract surface. So basically इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इससे ज़्यादा कोई भी इसमें पैच नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि दिस इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल कलेक्शन ऑफ पैचेस अंडर विच M इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस. सो इससे छोटा हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने ये रिक्वायर किया है दैट इट हैज़ टू बी द लार्जेस्ट कलेक्शन. क्योंकि इससे छोटा अगर मैं कोई सेट लूँ, लेट्स से सेट L लूँ विच इज़ प्रॉपर subset of P and ML satisfies the axioms of the abstract surface, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ और एलिमेंट्स मैं डाल सकता हूँ, और उन एलिमेंट्स के डालने के बाद जो सेट P बनेगा that will still satisfy the axiom of abstract surfaces. So मैं largest possible collection ले लेता हूँ, और इससे मेरे ये फ़ायदा होगा कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि मैंने लार्जेस्ट पॉसिबल कलेक्शन ले लिया है अंडर विच M इज़ ए सरफेस, और इससे छोटा सेट मैं नहीं लूँगा, और इससे बड़ा सेट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा तो हम उन तमाम पैचेस को भी P में इंक्लूड कर देंगे. सो ये चीज़ हम अज्यूम करते हैं टू सिंप्लीफाई द सिचुएशन, टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम कि जो एब्स्ट्रैक्ट सरफेस की डेफिनेशन है वो इस कलेक्शन ऑफ पैचेस पे भी डिपेंड कर रही है, और दो डिफरेंट पैचेस के लिए एक ही सेट जो है वो सरफेस नहीं बनेगा अंडर दिस अजम्पशन. सो ऑल पैचेस इन M that satisfies the overlap condition with all elements of P also have to be in P. So sometimes we only speak of the surface M when we mean the abstract surface MP. So basically जब आपने ये अज्यूम कर लिया कि जो तमाम के तमाम पैचेस हैं जो कि M को सरफेस बनाएंगे, और इस P को मैंने लार्जेस्ट पॉसिबल कलेक्शन लेना है अंडर विच दिस सेट M इज़ गोइंग टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस. सो इसका मतलब है इस P को अब मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट अगर मैं ये कह दूं कि M is an abstract surface, उसके बाद set P जो है वो already understood है. There is only one unique collection P which is the largest collection of patches under which M is going to be an abstract surface. So once again मैं आपको बता दूं, अगर कोई और collection है Q which is greater than P, तो Q में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि P में नहीं हैं, और अगर M सरफेस है, एब्स्ट्रैक्ट सरफेस है अंडर दिस कलेक्शन Q ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पैचेस, तो हम Q के एलिमेंट्स भी P में इंक्लूड कर देंगे. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड P इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ पैचेस अंडर विच M इज एन एब्स्ट्रैक्ट सरफेस. नाउ लेट्स सी how we define curves in abstract surfaces. क्योंकि curves की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ेगी क्योंकि इसके साथ हम tangent planes डिफाइन करते हैं, और इनको यूज़ करते हुए हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स डिफाइन करते हैं, और सिमिलरली हम डिफरेंशियल फॉर्म्स भी इन्हीं को यूज़ करते हुए डिफाइन करते हैं. Now let M be an abstract surface. A curve in M is a function from I to M such that alpha has a velocity alpha prime t for every t belongs to I. So जब हमने कर्व को डिफाइन कर दिया, then we can define
almost all of the things that we defined for the surfaces in R3. हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स डिफाइन कर सकते हैं, हम लाइन इंटीग्रल्स डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि लाइन इंटीग्रल्स में भी आपको याद हो हमने कुछ इस किस्म के एक्सप्रेशन यूज़ किए थे. सिमिलरली हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स भी आपने अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ सम कर्व किए थे. Now a velocity vector of a function is a function alpha prime t such that for every differentiable function f from m to r we can define alpha prime of t f is equal to the directional derivative of f in the direction of alpha prime of t, which is equal to d of f of alpha divided by d of t. Now we notice that differential forms and integration on surfaces can all be explained in terms of velocity vectors. And so once we define the velocity vector and the curves in abstract surfaces, then we can do almost everything that we did for the surfaces in R3. Manifolds. So जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था, abstract surfaces are part of a bigger class, and this class is called manifolds. So every abstract surface is a manifold. और इन दोनों की जो definition है वो more or less same है, लेकिन इसमें just हम जो dimension है उसको increase कर देते हैं, क्योंकि abstract surface है, it's a surface, so it has dimension 2. लेकिन in general आप कोई भी n-dimensional manifold define कर सकते हैं. So an n-dimensional manifold is a pair MP, where M is a set of points and P is a set of abstract patches X from D to M, and these are injective, and D inside Rn are open sets. So उस केस में जब आप abstract surfaces define कर रहे थे, आपने जो open sets लिए थे they were open sets of R2. So इसमें जो 2 है वो डायमेंशन को बता रहा है, और डायमेंशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सरफेस इज 2 बिकॉज इट इज ए सरफेस. लेकिन अगर आप n डायमेंशनल मैनिफोल्ड डिफाइन करेंगे उस केस में इंजेक्टिविटी भी हम रिक्वायर कर रहे हैं, और जो सेट D है विच इज ओपन सेट वो हम Rn से ले रहे हैं. नाउ it satisfies all 3 same axioms. The covering axiom, which means जब आप patches का union लेंगे then this union must be equal to M. Similarly अगर कोई से 2 elements लेंगे P के, या कोई से भी 2 patches लेंगे, then y inverse x and x inverse y must be differentiable functions from Rn to Rn. So इस केस में आपके पास Rn to Rn ये मैप्स बनेंगी. एंड द लास्ट एग्जाम, अगर आपके पास कोई से भी पॉइंट्स हैं P and Q in M, then there are disjoint patches X and Y inside P such that P is in the image of X and Q is in the image of Y. So basically more or less same definition है, just हमने इसमें dimension को count किया है, क्योंकि n manifold has dimension n. so इसमें जो open sets हैं वो Rn से आ रहे हैं, और y inverse x और x inverse y आपके पास differentiable functions हैं from Rn to Rn. Every abstract surface is precisely the same as 2-dimensional manifold. Similarly, Rn is an example of n-dimensional manifold. और ये हमने देखा था जब हम surfaces की definition कर रहे थे that R2 is a surface in R3. Similarly, Rn is an n-dimensional manifold. Tangent bundle of a surface. Let M be a surface in R3, or we can also take it to be an abstract surface. In other words,
a two-dimensional manifold. And let Tm be the set of all tangent vectors to M at all points. So basically आप कोई सी भी surface लें, इसमें जितने भी tangent vectors हैं to all points. So basically set of all tangent vectors to all points on M, उसको हमने पुट कर लिया है T of M. Then T of M is the tangent bundle of M. So basically it is the collection of all tangent vectors to the surface M, and this collection is T of M, and it is called the tangent bundle of M. Now an element of T of M corresponds to a pair PV where P is an element of M and V is an element of the tangent space to the surface M at point P. Since M and TP of M each has dimension 2, we expect that T of M has dimension 4. So basically अगर आप कोई सी surface लें, so उसमें किसी भी point पे जो set of all tangent vectors to the surface है, वो आपके पास एक plane बनेगा. So the tangent plane to this point P. Similarly आप कोई सा और point लेंगे तो आपके पास एक और plane बनेगा. So corresponding to each and every point on the surface we have a plane, and the dimension of the surface is 2. So it will have 2 plus 2 equals 4 dimensions. The tangent bundle T of M has dimension 4. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप एक कर्व ले लें और कर्व के हर पॉइंट पे आप जो टेंजेंट स्पेस है वो लें, वो आपके पास वन डायमेंशनल या एक लाइन बनेगी, और इन तमाम का जब आप कलेक्शन ले लेंगे तो बेसिकली आप देख सकते हैं इट्स ए सरफेस. सो इसमें कुछ लाइंस बीच में गैप्स हैं, इन तमाम लाइंस को जब आप बना देंगे तो आपके पास एक सरफेस बनेगी, एंड दिस गोज इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस. सो इस पोर्शन में, इस पिक्चर में कुछ पोर्शन बनाया गया है, लेकिन दिस गोज इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस. So it is a surface. Or why it is a surface? Because the curve has dimension 1, and at each and every point we have one dimensional line. So it is a two-dimensional manifold. Similarly, if we have a plane which is two-dimensional object at each and every point on the surface, then we have a four-dimensional space, the tangent bundle. Now if X is any patch in M, and let's say D bar is equal to this collection P1, P2, P3, P4, such that P1, P2 belongs to D, it is in fact D cross R2, and we define X bar from D bar to T of M defined as this. Then X bar is injective and P is the set of all derived patches X bar of the patches in M, and then T of M P satisfies the definition of a manifold. So with this collection of patches, T of M is a manifold, and it is a manifold of dimension 4. Similarly, we can take a circle which is a one-dimensional object, और इस केस में भी जब आप collection of all tangent vectors लेंगे तो आपके पास एक surface बनेगी, and so it is 1 plus 1 two-dimensional manifold. Next time we will be discussing geodesic curves in a surface. अगर आप plane में हैं तो plane में shortest distance between two points is a straight line, लेकिन
जब आप एब्स्ट्रैक्ट सर्फेसिस के ऊपर हैं, फॉर एग्जांपल प्लैनेट अर्थ इज एन एब्स्ट्रैक्ट surface, then the shortest distance between the 2 points is no more a straight line. So they are curved paths and we call them geodesics. ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. This is the end of the lecture. Thank you very much and Allah Hafiz.